अस्सलाम वालेकुम फार्मर, दिस इज़ फ़हीम ज़फ़र मलिक फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। आज 11 अगस्त 2023 है और आज हम खैर से रहीम यार ख़ान की तरफ जा रहे हैं। हमारी एक एक्टिविटी प्लान है और विज़िट है रहीम यार ख़ान का। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी रहीम यार ख़ान के फार्मर्स हैं उनके लिए हम एग्स और क्लॉक्स और ना डिफरेंट हमारे ब्रोशर्स और चीज़ें ना पैक कर रहे थे। सामान वो आप देख सकते हैं सारा। एक आज सेमिनार भी होने जा रहा है, इसीलिए ना इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारा मल्टीमीडिया सामान, फ्लेक्स टेंडीज वगैरह सब इधर है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि हम अपने CEO नबील अली साहब से ना अगर छोटी सी बात कर सकें कि सर आज के जो है ना प्लान क्या है। और ये आप देख सकते हैं ये सामने मैम। तो अभी नबील साहब से ना बात करते हैं जाके, ठीक है। ये बिल्कुल सामने नबील अली साहब बैठे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ना हम सर से ना थोड़ी सी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी तैयारी है फिर? जी सर बिल्कुल तैयारी है। अच्छा सर, आप काइंडली फार्मर्स को बता दें मतलब आज का जो पूरा स्केड्यूल। उसमें आज फार्मर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमें इनवाइट किया है रहीम यार ख़ान में। हमारे एक फार्मर है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं फीड के, और बड़ा अर्सा हो गया फार्मिंग करते हुए उनको। उन्होंने माशाल्लाह पहले हमसे 2000 चूज़ा मंगवाया था तकरीबन 3 वीक अगो। तो उनका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही। फिर उन्होंने 8000 चूज़ा मंगवाया और फिर उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा चूज़ा आएगा तो उनके 30-35 के करीब फार्मर हैं। तो उन्होंने एक गेट टुगेदर किया। उन्होंने कहा कि आप आके उनको बताइएगा। और ये है कि असल में वो कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो रोज़गार छोड़ चुके हैं और उनका माशाल्लाह अपना भी बहुत बड़ा सेटअप है। तो उन्होंने कहा था कि आप आके लुमन के बारे में बताएं जो मेरे पास परफॉर्मेंस रही। हमारे एक और फार्मर हैं सजाद साहब, वेरी यंग फार्मर है, उनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। तो आज हम रहीम यार ख़ान जा रहे हैं, शाम को हमारा एक सेशन है। तो उस सिलसिले में बस अभी निकल रहे थे, गाड़ी हमारी लेट थी। आदिल साहब, उमर साहब ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो फ़हीम साहब आपकी तैयारी रेडी है? जी सर सब कुछ रेडी है, सामान सारा देख लिया इन्होंने सब। अच्छा, चलें जी, बस निकलते हैं और रास्ते में हम आपको बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उनके साथ एक सेशन है, उनकी ट्रेनिंग है, उनको सर्टिफिकेट्स देंगे, खाना पीना है, मौज मस्ती है। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी तो फार्मर्स हम ना खैर से ननकाना साहब पहुँच गए थे तकरीबन 2 बजे। और हमने अब जो है वो इधर खाना खा लिया है। हमने पहले देख सकते हैं पीछे इधर जुमा पड़ा है और जुमा पढ़ने के बाद हमने खाना खा लिया। तो अब सर से बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। जी सर जी, हम कितनी देर में अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएंगे? इधर से अभी बेटा टाइम बता रहा है 5 घंटे 22 मिनट और लेट है हम। अब जल्दी जल्दी कर लो जो करना। चलिए ठीक हो गया सर। सर जी 5 मिनट है आपके पास? जी जी बेटा। हाँ जी सर जी, आपका कैसा सफ़र गुजरा? सफर ठीक गुजर गया, बस तैयारी में भागदौड़ में। अच्छा तो सर जी आप अपनी थोड़ी फीलिंग्स बताएं कि कैसी फीलिंग्स हैं इस एक्टिविटी को लेके, सेमिनार को लेके? फीलिंग बस फहीम, असल में बेटा एक तो फीलिंग आप जिस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं ना, एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि बेटा अब ये जिम्मेदारी है। मैं अभी आते हुए यही सोच रहा था कि सफ़र शुरू इस चीज़ से हुआ था कि हम अपने लिए PS मंगवाएंगे, अपने कमर्शियल प्रोड्यूस करेंगे, लोगों को दे देंगे, डेट्स इट। मगर ये कि बेटा वक्त के साथ साथ पता ये चला कि ये एक जिम्मेदारी है, एक वादा है, एक कमिटमेंट है। तो अभी मैं यही कह रहा था, सारे स्टैटिस्टिक्स हर चीज़ देख रहा था, लुमन के स्टैंडर्ड से मैच कर रहा था, जो हकीकत में स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं तो 5-7% की जो वेरिएशन है वो कर रहा था। चूँकि मोस्टली जो फार्मर है वो गोल्डन मिस्री के हैं तो उनको गोल्डन मिस्री के पर्सपेक्टिव से देख रहा था। तो अब अल्लाह ताला से दुआ है और इस चीज़ की फिक्र है कि या अल्लाह कोई हमारे मुंह से ऐसी बात ना निकले कि जो साबित ना हो सके। तो इस चीज़ की फिक्र है। अब ये कि सिर्फ अपने गेयर को देख रहे हैं कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना।
तो चूंकि वो फार्मर जो है, मैं इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहा था कि गोल्डन मिश्री का फार्मर जो है ना, उनके मैनेजमेंट परस्पेक्टिव बहुत अच्छे नहीं होते। वाइट लेयर का फार्मर हो उनके तो अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें देखी होती हैं। तो बस इसी परस्पेक्टिव से अल्लाह से यही दुआ, फीलिंग यही है कि अल्लाह इज्जत रहे और जो है ना, जो हम बात करें वो पूरी हो, और वही बात करें कि जो इनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरी हो सकती है। तो बाकी ये कि आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना सबके लिए बेहतर करे। तो बाकी बस पहुंच रहे हैं, पहुंच के देखते हैं कि क्या और निकलता है फिर। जी बहुत शुक्रिया सर, और सर जी बेस्ट ऑफ लक टीम ऑर्गेनिक वैली को, आपको भी, और बेटा आदिल साहब, काशिफ, सबको, उमर को जो है ना, जो इस बारे में लगे हुए हैं बेटा। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदिल फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे रहीम यार खां में, लियाकतपुर में मौजूद है। ऑर्गेनिक वैली का पहला सेमिनार है। माशाल्लाह जो हमारे ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनकी कोशिशों की वजह से ये आप सब लोग आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हम जो ब्रीड लेके आए हैं पाकिस्तान में, वो है लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक। मैं तो चंद बातें ही बताऊंगा क्योंकि मैंने अपनी तैयारी वगैरह तो नहीं थी की हुई, तो बाकी डिटेल में तो नबील सर ही आपको बताएंगे। तो इसमें चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक है, इस पर जो प्रोडक्शन है एग लेइंग के हवाले से देखा जाए तो ये वाइट लेयर के बराबर है। ठीक है, वाइट लेयर जो LSL की है उसमें 96-95% तक प्रोडक्शन है वाइट लेयर की। और इसी तरह ब्राउन लेयर की जो लुमन ब्राउन है, लुमन ब्लैक है, ये भी माशाल्लाह 93-94% तक प्रोडक्शन देती है। ठीक है, इसमें जो मोर्टेलिटी है ये वाइट से कदरे लेस देन 1%। हम अभी तक कह लें कि 3 लाख के करीब बर्ड जो है ना फीमेल, वो सेल कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी माशाल्लाह जो करंट हम बैठे हुए हैं, अभी तक जो रिपोर्ट है लेस देन 1% मोर्टेलिटी है इसकी लुमन ब्राउन और ब्लैक की। इसके अंडे का जो साइज़ है वो भी वाइट लेयर से तकरीबन 62-63 एवरेज आ रहा है ब्राउन अंडे का। बाकी सजाद साहब हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सजाद साहब को माशाल्लाह ये भी हमारे फार्मर हैं। ज़फ़र इकबाल साहब हैं, ये भी माशाल्लाह हमारे फार्मर हैं। इन्होंने लास्ट 2200 बर्ड मंगवाया था हमारा लुमन ब्राउन का, और आज इनको जो सप्लाई वो आई है माशाल्लाह वो 6700 आई है। माशाल्लाह 6700 बर्ड इन्होंने माशाल्लाह हमसे बाय किया। वो कह ले कि पिछला रिज़ल्ट देखे। और सजाद साहब हैं, ये टंडा मोहम्मद पनाह में आपका फार्म है। तो यहाँ पे भी मैं दो दफ़ा जा चुका हूँ। तो माशाल्लाह ये फ़र्स्ट कह लें कि फार्मिंग में आए, स्टूडेंट लाइफ से पहली दफ़ा फार्मिंग में आए। और ये इनकी मोर्टेलिटी भी कह लें कि लेस देन 1% ही थी। आपकी कितना 1000 बर्ड था ना? 18 1000 बर्ड था माशाल्लाह जी। तो 18 बर्ड की अभी तक मोर्टेलिटी हुई है। कितनी देर का हो गया? 1008 के टोटल, उसमें से 18 की मोर्टेलिटी हुई है। अच्छा, बाकी माशाल्लाह जी। 1008 इनको आए थे बर्ड, जो लुमन ब्राउन और ब्लैक मिक्स ही आए थे ना। तो उसमें से 18 बर्ड की मोर्टेलिटी हुई है। तो मोर्टेलिटी आपको बताइए वो किस वजह से हुई, बता सकते हैं? कुछ हादसा की वजह से हुई है, कुछ पाँव के नीचे दब के आए हैं इस तरह के। मतलब वो कह लें कि वो हादसाती तौर पे कुछ की मोर्टेलिटी हुई, कुछ 1-2 होते भी हैं, कमज़ोर भी होते हैं। तो माशाल्लाह ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ब्रीड का रिज़ल्ट है। तो सजाद साहब को भी दावत देने का मकसद यही था कि ये भी हमारे कह लें कि अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे CEO नबील सर ऑर्गेनिक वैली के वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र साहब का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और जो है ना कि ये मौका दिया कि हम आपसे जो है ना मुखातब हो सके। और दूसरा सजाद साहब का, सजाद साहब लियाकतपुर के जो है ना ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सबसे पहले हमारे पास गुजरावाला ये तशरीफ़ लाए थे
और जो है ना इन्होंने आके हमें बताया, और मेरा ख्याल है सबसे पहले बर्ड भी आप ही के पास आया था। तो बहुत शुक्रिया सर आपके इनविटेशन का। और ऐसा है कि आज हम कोशिश, मैं अगर माइक के बगैर बोल लूँ, आपको पीछे तक आवाज़ आ रही है तो यार इसको ज़रा। अच्छा जी फार्मर्स, आज का असल में मकसद ये था कि हम आपको थोड़ा सा फार्मिंग से रिलेटेड ना बता सकें कि हमारे पास कौन सा बर्ड है और वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। तो माशाल्लाह 2 फार्मर्स के पास ऑलरेडी हमारा बर्ड चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा ना शुरू करता हूँ तारफ़ से, अपनी कंपनी के तारफ़ से, और क्या हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये जी, ऑर्गेनिक वैली जो है ना एक प्रॉपर कंपनी, एक रिसर्च सेंटर है जो पोल्ट्री से रिलेटेड रिसर्च करते हैं और लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है ना उसको लेके आते हैं। हमारे पास 2 ब्रीड हैं। ब्रीड हम उनको कहते हैं कि 2 नस्लें हैं, जिसमें लुमन ब्राउन है और लुमन ब्लैक है। जो ब्राउन बर्ड है वो ब्राउन कलर का है और ब्लैक जो है ना वो प्योर ब्लैक कलर का है। फ्रंट पे उसके थोड़े जो फीचर जो है ना वाइट होंगे। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली जो मुर्गी है ये वो कंसीडर होती है। अंडा देने वाली मुर्गी की अगर मैं बात करूं तो वैसे एक मुर्गी को कितने % अंडा देना चाहिए? अगर 1000 मुर्गी हो तो कितने % अंडा आना चाहिए? 97 आना चाहिए। मगर मुझे बताया था आपने कि सर ये सारे गोल्डन मिस्री के फार्मर हैं ज़्यादा, या वाइट लेयर के भी हैं? गोल्डन मिस्री। मैंने भी 4 साढ़े 4 साल गोल्डन मिस्री, हाईलाइन गोल्डन और बिग बेबकॉप गोल्डन, सिल्वर गोल्डन, पता नहीं मतलब जितने नाम होते थे हर तरह से हर बंदा अपने नाम से रख लेता था। कभी भी 50, 55 और मुझे याद है मैक्सिमम 59% सर जो था अंडा आया था। मगर ये है कि ये माशाल्लाह जो ब्रीड है, जिस तरह वाइट लेयर होती है 95, 96, 97% तक जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लुमन से 97.43% तक प्रोडक्शन ली, और ये सर पूरे वीक की प्रोडक्शन थी। मतलब 98% तक प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ये देते हैं। और एक एट दी एंड ये कि वी आर दी पायनियर। सबसे पहले जो ब्राउन लेयर लेके आए हैं पाकिस्तान, वो हम लेके आए हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है बर्ड भी हमारे पास मौजूद है जो लेइंग पे है। 45,000 प्लस बर्ड है जो इस वक्त लेइंग पे मौजूद है। ये मैं थोड़ा सा तारफ़ दे देता हूँ। ये है हमारा ब्रीडर PS जो बाहर स्पेन से आया था। वैसे जर्मन कंपनी है, उन्होंने ब्रीडर हमें जो है ना स्पेन से भेजा था। तो ये जो लुमन ब्लैक का और ब्राउन का ब्रीडर देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये फार्मर्स, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये हमारा लुमन ब्लैक का ब्रीडर है, जिसका बाप जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, माँ इसकी ब्राउन कलर की होती है। और लुमन ब्राउन का जो ब्रीडर है उसको आगे हम देखते हैं। ये फार्मर जो है ना हमारा लुमन ब्राउन का ब्रीडर है। इसका जो बाप होता है वो ब्राउन होता है, माँ इसकी वाइट होती है। इसी वजह से इसकी जो अंडा देने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो वाइट लेयर के बराबर है कि इसकी जो आधी खसलतें माँ से वो वाइट लेयर की आ रही हैं, आधी खसलतें बाप से ब्राउन कलर की आ रही हैं। अच्छा, ये तो था हमारे बारे में या हमारे ब्रीड के बारे में। थोड़ा सा जानते हैं लुमन के बारे में कि लुमन क्या है। लुमन दुनिया में सबसे मशहूर जो लेइंग बर्ड बनाते हैं, जिन्होंने रिसर्च की है, वो कंपनी है। इट्स अ जर्मन कंपनी, जर्मनी बेस्ड कंपनी है। और 152 कंट्रीज से ज़्यादा जो मुल्क हैं, जिसमें आप शुरू करें अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करके आप दूसरी तरफ अमेरिका तक आ जाएं, तो हर कंट्री में इनका बर्ड अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी अवेलेबल था पहले, जिस तरह आपने सुना होगा सर LSL है, लुमन सिल्वर लाइट है। वाइट जो लेयर है वो लुमन ही की LSL थी, मगर ब्राउन इनका ब्रीडर अवेलेबल नहीं था। ब्राउन हम लेके आए हैं। और अगर इनकी हिस्ट्री की सर बात करें सर, तो ये 1959 में शुरू हुई। मतलब पाकिस्तान बनने से तकरीबन 8-9 साल बाद शुरू हुई, और अभी तक जो है ना ये अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आप ये हिसाब लगाएं कि तकरीबन 64 ईयर, 64 साल उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है अपने बर्ड्स के ऊपर ना। और जो लुमन ब्राउन की अगर बात करें तो ये स्पेसिफिकली 1984 में पहली दफ़ा सर इन्होंने मार्केट में बर्ड दिया था, जिसकी तकरीबन कह लें कि 38 या 39 साल कह लें कि रिसर्च एज हो जाती है। अच्छा, ये तो था फार्मर थोड़ा सा हमारे बारे में और लुमन के बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फार्मिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं
वो किन वजूहात की वजह से जो है ना चीज़ें फेल होती हैं। जानवर अपनी प्रोडक्शन देने में, अपना वज़न गेन करने में या मोटेलिटी में, मरने में 3 वजूहात की वजह से हमेशा हादसात का शिकार होता है। पहली सर जो वजह होती है वो होती है उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम, कि उसका जीन्स कमज़ोर हो, माँ बाप कमज़ोर हो तो आगे बच्चे उसके कमज़ोर आते हैं। तो अगर जेनेटिकली बर्ड आपका वीक है, जेनेटिकली, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करूँगा कि अगर कह लें कि माँ और बाप दोनों का कद कम हो तो ये प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर होती है कि उनका बच्चा जो है ना लंबा पैदा हो, क्योंकि जेनेटिकली दोनों के फीचर ही वीक होते हैं। इसी तरह दूसरा जो प्रॉब्लम होता है सर वो होता है वायरल प्रॉब्लम, कि कोई भी वायरस लग गया जिस वजह से बर्ड जो है ना इम्यूनिटी उसकी डिस्टर्ब होगी, अमवात का शिकार हो गया या बीमार हो गया। जिस तरह हमारी इम्यूनिटी नहीं बनी हुई थी तो हमें कोविड के हम शिकार होना शुरू हो गए थे। और तीसरा जो मसला होता है वो है बैक्टीरियल। जब सब बैक्टीरियल प्रॉब्लम ये है कि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं। जब हम खुराक खाते हैं, जैसे हम दही खाते हैं, तो दही भी एक दोस्त बैक्टीरिया ना, जो हमारे पेट में जाकर हमारे इंटेस्टाइन्स को हेल्प करता है। इस तरह के कुछ दुश्मन बैक्टीरियाज होते हैं बर्ड के, अगर वो उनके अंदर जाएं और बर्ड की इम्यूनिटी बेहतर ना हो तो वो उनको बीमार करती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो फार्मर के नुकसान का बायस बनती हैं। अब हम देखते हैं कि इन 3 चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है या इससे बचने के मेथोडोलॉजी क्या। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीडिंग के मेथोडोलॉजीज क्या, कि बर्ड को पैदा करने के लिए, क्रॉस करवाने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं। पोल्ट्री की साइंस में एक मेथड जो है उसको सर कहते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग ये होती है कि एक ही फ्लाग हमारे पास होता है, उसी फ्लाग में हम क्रॉस करवाते हैं और आगे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसको इन कॉमन सेंस कहें कि एक माँ बाप के बच्चे होते हैं जो जेनेटिकली बहन भाई होते हैं। उन बहन भाइयों का हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो आगे लीथल जीन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं कमज़ोर जीन है। तो ये जो कमज़ोर जीन होता है, असल प्रॉब्लम इस जगह से शुरू होती है। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप माशाल्लाह हमारे पास कुछ कह लें कि मेरी एज से ज़्यादा लोग भी हैं, कभी आपने सुना हो कि किसी भी मज़हब में बहन भाई की शादी ये लॉ है? कोई गंदे से गंदा मज़हब भी हो, मतलब यहूदियों को ले लें, आतिश परस्तों को ले लें, किसी में सुना हो? उसकी वजह यह नहीं है कि वो मज़हब शायद अलाउ नहीं करता, उसकी वजह यह है कि इंसानों ने अपने तजर्बे से सीखा, मेल और फीमेल को क्रॉस करने के लिए ना एक अफेक्शन होती है, एक लिबिडो पार होती है। मतलब मैं इसको एग्जाम्पलीफाई इस तरह करूँगा कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें मना किया कि किसी भी नामहरम के साथ तन्हाई में नहीं बैठना, ऐसे ही है जी। जबकि हम जब महरम के साथ, अगर हम कोई फॉर एग्जांपल फीमेल हमारी बहन है, माँ है, बेटी है, उनके साथ हमें इजाज़त है, मगर यह है कि वो प्रॉब्लम उधर नहीं होते जब एक बिल्कुल पराई औरत के साथ होते हैं, ऐसे ही है जी। ये क्या होता है, लिबिडो पार होती है, हमारी सेक्स एफिलिएशन होती है। अब करते ये हैं कि हम गोल्डन मिस्री में इन ब्रीडिंग करते हैं, जो बहन भराई होते हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी सर ब्रीडिंग करवाते हैं, जो असल परेशानी और असल नुकसान का बायस बनती है। कहते हैं जो फ़िरौन है, फ़िरौन बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बीमार रहता था, लागर था, इसी वजह से वो अपने करीब लोगों को नहीं आने देता था। जब ज़बर साहब उसके बारे में रिसर्च हुई, अल्लाह ताला ने इबरत का उसको निशान बनाया हुआ, तो पता चला कि उसकी माँ और बाप दोनों बहन भाई थे। इस वजह से वो इतना खबीसुल नस्ल और कह लें कि फसाद फैलाने वाला और गंदे दिन का मालिक था। अच्छा, ये हम बात करते हैं पोल्ट्री साइंसिस की तरफ, तो इन ब्रीडिंग। दूसरी सर एक ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी होती है जिसको कहते हैं लाइन ब्रीड। लाइन ब्रीड हम ये कहते हैं कि एक जनरेशन होती है बाप और माँ की, और एक माँ और बेटी होती है। हम कोई स्पेशल फीचर को इन्हेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बाप में चेस्ट वाइड आ रही है और इसी तरह बेटे में चेस्ट वाइड आ रही है, बेटी में आ रही है, तो हमें कुछ ऐसा फीचर चाहिए जिसमें हम बर्ड की चेस्ट को वाइड करना चाहते हैं। जैसे आप में बहुत से पुराने फार्मर्स बैठे हैं, तो शुरू में जब ब्रॉयलर आया था उसकी छाती इतनी वाइड नहीं होती थी, इतना गोश्त नहीं होता था, मगर अब गोश्त की क्वांटिटी उसकी चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे काफ़ी होती है।
ये एक स्पेशल ट्रेट होता है जिसमें हम करते ये हैं कि एक ही तरह के जेनेटिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं सर, ताकि कोई ख़ास फीचर को इन्हेंस किया जा सके। जिस तरह अक्सर लोग कबूतरों में करते हैं कि एक नस्ल का कबूतर हो तो माँ और बेटे का क्रॉस करवाते हैं या बाप और बेटी का करवाते हैं कि लाइन ब्रीड हो रही हो, मगर लाइन ब्रीड में भी मसाइल उधर के उधर ही रहते हैं। उसके बाद तीसरी मेथोडोलॉजी ये होती है आउट ब्रीड। आउट ब्रीड ये होता है सर कि माँ और बाप दो मुख्तलिफ फैमिलियों के होते हैं, जिनमें 5, 10, 15 फैमिलियाँ पीछे कोई क्रॉस नहीं हुई होती, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, उनको क्रॉस करवाया जाता है। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि शादियाँ ख़ानदान से बाहर करें ताकि आपका ब्रीड आउट हो, जीन्स चेंज हो। अब जो वाइट लेयर है, वाइट लेयर में सर इसी तरह होता है कि मोटेलिटी ना होने के बराबर प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा होती तो वो लेगोन है, मगर माँ और बाप दोनों डिफरेंट फैमिली से होते हैं और उनकी फैमिली में पिछले 16 जनरेशन होती हैं टोटल, जो प्योर लाइन जीपी और फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट जीपी और ब्रीडर होता है। 16 लाइंस में कोई बीमारी नहीं आई होती, फिर जाके वो क्रॉस करते हैं तो वो बर्ड परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद सर अगला जो ब्रीड होता है वो होता है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में ये होता है, ये आउट ब्रीड भी होता है कि इनकी फैमिली भी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं होती और माँ और बाप दो डिफरेंट नेचर के होते हैं। जिस तरह हमने पहले दिखाए, लुमन ब्लैक का बाप किस कलर का था, सजा साहब किस कलर का था, ब्लैक, और माँ ब्राउन थी, और लुमन ब्राउन का बाप ब्राउन था और माँ वाइट थी। इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीड। अच्छा फार्मर्स, ये सारी ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी किस मकसद के हासिल के लिए की जाती है? वो है अंडा और गोश्त ज़्यादा है। बीइंग अ फार्मर आपको अंडा और गोश्त ही चाहिए, ठीक है, खूबसूरती तो नहीं चाहिए ना जानवर की। खूबसूरती के लिए रखना हो तो फिर बंदा कतरीना कैफ रख लेता, क्यों जी, मगर जानवर तो हमने अपने रिस्क के लिए रखना। उसके बाद ग्रोथ है कि ग्रोथ उसकी बेहतर हो। ग्रोथ को हम ये कहते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशो। आप सब उसको जानते होंगे कि जानवर जो फीड खाता है वो दो हिस्सों में जाती है, एक उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एक उसके गोश्त में या उसका सिस्टम बनाने में होती है। तो गोल्डन मिश्री के फार्मर से मैं पूछूंगा कि गोल्डन मिश्री का फार्मर बहुत चुस्त होता है या ज़रा स्लो होता है? नहीं सब, मेरा तो तजर्बा ये रहा, छतों पे चढ़े होते हैं। तो जब एक जानवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जैसे हमारे बच्चे भी जो ज़्यादा शरारती होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, तो उनका एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। फिर कंपनीज का ये एक होता है कि इस तरह की जानवर की नेचर डेवलप की जाए कि उसका एनर्जी लॉस कम हो और वो अपनी प्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम दे। अब वाइट लेयर केज जो लगाते हैं वो सर इसी वजह से लगाते हैं कि बर्ड का जो है ना वॉक थ्रू कम रहे और उसकी जो प्रोडक्शन है उसके अंडे पे लगे। उसके बाद जो मेन खसूसियत होती है वो होती है डिजीज रेजिस्टिव, कि बीमारी से लड़ने की सकत। हम आजकल एक बड़ी कॉमन बीमारी सुनते हैं, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया ये होता है कि बच्चे का ब्लड खुद ही ख़त्म हो जाता, या मतलब अगर कोई कट लग जाए तो वो ब्लड रुकता नहीं है। ये बीमारी जब इसके बारे में रिसर्च हुआ तो पता ये चला कि जब कज़न मैरिजेज होती हैं तो कुछ ऐसे जीन्स ओवरलैप कर जाते हैं कि जो बच्चे की खून बनने की और रुकने की खसूसियत को ही डेवलप नहीं होने देते। इसी वजह से अब डॉक्टर्स कहते हैं कज़न मैरिजेस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी, तीसरी, चौथी जनरेशन में जाके जीन्स सेम हो रहा होता। तो कोशिश होती है पोल्ट्री इंडस्ट्री की कि डिजीज़ रेजिस्टिव हो, अगर उनको कोई बीमारी लगे तो वो बेहतर तरीके से रिकवर कर सकें। फिर लिवेलेबिलिटी है, जिंदा रहना। स्कल्चरल इंटीग्रिटी है कि उसका स्ट्रक्चर बनना। जैसे गोल्डन मिश्री मैक्सिमम कितने ग्राम का सर होता है? 1.5 किलो, मतलब 1500 ग्राम पे जो है ना बर्ड मैक्सिमम होता, और 1600 ग्राम पे सर लुमन अंडा शुरू करता। तो अब आप देखें कि अगर आप गोश्त के भाव बेचने जाएंगे तो एक बर्ड 1500 ग्राम का और एक बर्ड 2100 ग्राम का, तो किसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे? 2100 वाले। अच्छा, इसमें एक बड़ी खूबसूरती की बात है कि हम अक्सर कहते हैं गोल्डन एंड मिश्री। मिश्री कभी किसी ने फ्यूमी डाली हो? फ्यूमी ब्रीड सर जो है ना
उसकी एक खसूसियत है और एक कमी है। खसूसियत ये थी कि सर वो अंडा ज़्यादा देती थी, तकरीबन 200-220 अंडे देती थी, और कमी ये थी कि वो अंडा देती थी 40-42 ग्राम का। अब कोई था मेरी तरह का निकम्मा, उसने गोल्डन मिस्री का क्रॉस करवा दिया। गोल्डन सम हो, यही कोई गोल्डन बर्ड होगा जो गोल्डन लेयर होगी। अब मिस्री जो होता है 1200-1250 से ज़्यादा उसका वज़न ही नहीं होता। जब कम वज़न वाले के साथ एक ज़्यादा वज़न वाला मल्टीप्लाई हुआ, दोनों के फीचर मिले, इसके थोड़े इनहेंस हुए, इसके कम हुए, तो वो आके 1500-1550 ग्राम पे खड़ा हो गया। तो उनका स्केलेटन डेवलप ही नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, इस वजह से वो बड़ा नहीं होता। वेदर रेजिस्टेंस के मौसम से लड़ने की कैपेबिलिटी भी बर्ड की होनी चाहिए। फिर उसके बाद है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हम ये कहते हैं कि अंडा देने की उम्र। नॉर्मली सर गोल्डन मिस्री किस एज में अंडा दे देती है, कितने हफ्ते में? 16 हफ्ते में शुरू करती है और तकरीबन 1.5 महीने में अपना वो पूरा मतलब 18 हफ्ते का अगर सर बात करें तो 18 हफ्ते 4 माह और 2 हफ्ते में शुरू किया और 6 माह में उसने कंप्लीट किया। अब 6 माह इज़ अ लॉन्ग पीरियड ना। अब जिस तरह ब्रॉयलर है, पहले शुरू में जब ब्रॉयलर आया था वो 90 दिन का होता था, फिर उन्होंने उसको और फास्ट ग्रोइंग किया, वो हो गया 70 दिन का, जिसको मॉडरेट ग्रोइंग कहते थे। अब फास्ट ग्रोइंग है जो 40-42 दिन में अपना वजन पूरा कर जाता। इसी तरह एक खसूसियत ये चाहिए होती है कि मुर्गी कितनी जल्द अंडा अपना कंप्लीट करे, क्योंकि फार्मर को तो सर अंडा चाहिए। उसके बाद है उसके सेक्स करने की रेशियो, लिबिडो है, नंबर ऑफ एग्स हैं, साइज ऑफ एग है, कलर अंडे का, एग लेइंग एज है कि कितने टन्योर तक अंडा देती है। मेरा तो इतना ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, चूँकि मैंने जब भी गोल्डन मिस्री डाली थी वो 3-4 माह अंडे लेके बेच देते थे। अगर आप मुझे बता सकें कि मैक्सिमम गोल्डन मिस्री की कितनी एज होती है अंडा देने की? 2 से 3 महीने उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, उसके बाद फिर डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर कोई तरीका नहीं है उसको अप करने का। बस 50 से जब नीचे आएगी फिर कभी वो 60 पे नहीं जाएगी। दुआ भी नहीं काम आती सर, दुआ भी नहीं काम आती है। नहीं देती। ये है सर अंडा देने की उम्र। अगर इसको आप वाइट लेयर या ब्राउन लेयर से करें तो ब्राउन लेयर सर 17 हफ्ते में अंडा देना शुरू करती है, 20 हफ्ते में 3 हफ्ते में अपना 50% प्रोडक्शन अचीव कर लेती है, 22 से 24 हफ्ते में 90% प्लस हो जाती है, और 24 से लेकर 65 हफ्ते तक 90% प्लस रहती है। उसके बाद अगर आप कलिंग बर्ड अंदर से निकालते रहें तो आप उसको 80-82 वीक तक 90% प्लस रख सकते हैं। तो ये है अंडा देने की उम्र। और गोल्डन मिस्री पे भी उतने ही पैसे लग रहे हैं, उतने ही टाइम लग रहा है, और उस पर भी उतना ही लग रहा है। उसके बाद शेल स्ट्रेंथ, ये सर मैंने देखा जब मैं गोल्डन मिस्री ऑस्ट्रेलाब RIR का काम करता था तो 7 से 7.5% अंडा या तो मेरा कच्चा आता था या टूट जाता था मार्केट जाने से पहले ही। 7% एक बहुत बड़ा वेटेज है, तो शेल स्ट्रेंथ ही नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि सर स्केलेटन छोटा होता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर छोटा होता है, वो खुद कैल्शियम की कमी का शिकार होती है, कैल्शियम प्रोसेस नहीं कर सकती और उस कैल्शियम को अंडे में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो इस खसूसियत को भी देखना होता है और बाकी सारे मामला हैं। अब इन शॉर्ट ये है कि इसको मैं गो थ्रू करूँगा सारा, एक ही दफ़ा करते हैं कि ये सारी जो खसूसियत है सर, अगर हम इन ब्रीडिंग में जाएं जैसे गोल्डन मिस्री में जाते हैं तो साइंस ये कहती है कि ग्रोथ रेट, FCR, डिजीज रेजिस्टिव लिवेबिलिटी, स्ट्रक्चर, वेदर रेजिस्टेंस, इन ब्रीडिंग में हर चीज़ कम होती है। जो पुराने फार्मर हैं जिस तरह जफ़र साहब या बाकी हैं कि आज से 15 साल पहले 70-75% पे गोल्डन मिस्री जाती थी, अब नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि जितनी ज़्यादा इन ब्रीडिंग हो गई है उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ कम हो गई हैं, क्योंकि वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है। इसमें सर मैं एक अपना ना तजर्बा बयान करता हूँ, बड़ा खौफनाक तजर्बा। मेरे एक दोस्त हैं उधर गुजरांवाला में, उन्होंने गोल्डन मिस्री डाला। उनको सबसे पहले तो मसला आया कुरेजे का, उसके बाद बर्ड प्रोडक्शन के करीब था फॉल पास का मसला आ गया। अब प्रोडक्शन नहीं दे सका, प्रोडक्शन लेट हो गई, आपको पता है उससे प्रोडक्शन और लेट हो जाती। सीज़न निकल गया सर, सीज़न निकल गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब क्या करेंगे?
कहते कुछ भी नहीं, अब मैं इसके साथ मुर्गा छोड़ के हेचरी वालों को दूंगा, मैंने तो पैसे पूरे करने हैं। अब आप ये बताएं कि जो मुर्गी जिसका माँ बाप खुद बीमारियों से गुजरा है, उनके बच्चे क्या मजबूत होंगे? नहीं होंगे। तो इसी तरह ये गोल्डन मिश्री हेचरियों वाले क्या करते हैं, अच्छा यार तेरे को भी अंडा है, तेरे को भी है, तेरे को भी है, दे दो। अब किसके पास क्या मसला चल रहा है? बैक्टीरियल मसला चल रहा है, वायरल मसला चल रहा है। अक्सर आप देखते होंगे आपके पास गोल्डन मिश्री आता है, तीसरे चौथे दिन चूजा बंद होता है, बुखार जरूर आता। क्यों जी सर आता है? उसके लिए क्या हल करते हैं आप? बार बार फ्लोर, दवाई का खर्चा बढ़ जाता। बीमारियां ना दो तरह की होती हैं। एक बीमारी है कि मुझे फ्लू लगा तो मेरे साथ जो बंदा लगेगा फ्लू लग जाएगा, इसको कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिजीज। एक होती है वर्टिकल डिजीज। वर्टिकल डिजीज ये होती है जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। जो सर फ्लोरोफेनिका साल्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसा गोल्डन मिश्री बर्ड नहीं है जिसमें साल्मोनीला नहीं है, जिसमें माइक्रोप्लाज्मा नहीं है। अब क्या होता है, पहले दिन ही बर्ड को एंटीबायोटिक लगाते हैं हेचरी पे और वो आपके पास भेज देते हैं। अब 3-4 दिन उसका असर रहना, उसके बाद क्या होना जी? बुखार चढ़ जाना। अब इससे और भी बड़ी एक जो वाह आती है करते हैं। एक गोल्डन मिश्री वाले फार्मर से सर हेचरी वाले से बात हुई, मैंने कहा यार ये चूजा निकला हुआ है, ये भेज क्यों नहीं रहे? मैं देख रहा हूँ ये कल का पड़ा। कहता यार अक्सर फार्मर के पास जाता है ना, तो फार्मर कहते हैं कि यार चूजा स्लो है, तो असी पंजाबी समझते हैं ना सारी, असी की करते हैं एक दिन हेचरी ते रख के भेजने, जाता भज भज के फीड खाता, भज भज के जरा ना वो पानी पींदा है, तो फार्मर कहता जी बड़ा चुस्त चूजा। अब उसका नुकसान क्या होता? जानवर के अंदर अल्लाह ताला ने 3 दिन की 72 घंटे की यौक रखी होती है, जर्दी रखी होती है। उसकी वजह यह होती है फार्मर कि जब अल्लाह ताला ने एक कुदरती सिस्टम रखा है कि चूजे ने पैदा होना ना, तो सारे अंडे यक वक्त नहीं निकलते। तो जो चूजे पहले निकलते हैं उनके लिए माँ बाहर से जाके तो नहीं खा सकती ना, उठ के जाएगी जो अंडे खराब हो जाएंगे, तो वो अपनी जर्दी से खुराक का अमल पूरा करते हैं। अब होता यह है कि जो पोल्ट्री साइंस है वो कहती है कि जितनी जल्द हो सके ना चूजा निकलने के बाद उसको फीड खिलाए, क्योंकि उस वक्त उसकी जर्दी होती है कच्ची। फीड खाएगी, उसके इंटेस्टाइन में जाएगी, जिस इंटेस्टाइन में उनकी नालियों में जर्दी है, जर्दी को वो फ्लश आउट करेगी, जर्दी बाहर निकल जाएगी। मैं बैंकॉक मौजूद था, आप यकीन करें कि गोरे क्यों सक्सेसफुल हैं सर, उन्होंने एक गाड़ी बनाई है, उसमें 18 दिन का जब चूजा सेटर से निकलता है ना, तो वो हैचर में नहीं लेके जाते, वो उस गाड़ी में रखते हैं और फार्मर के फार्म पे ले जाते हैं। हैचर में टेम्परेचर होता है 37-36। आप पहले दिन चूजे को कितना टेम्परेचर देते हैं? 35-36। वो क्या करते हैं कि वो उतना ही टेम्परेचर उसके फार्म पे देते हैं। चूजा उसी वक्त निकलता है, फीड खानी शुरू करता है और पानी पीना शुरू करता है। ट्रेवलिंग का स्ट्रेस खत्म हो गया, भूखे प्यासे का स्ट्रेस खत्म हो गया, जर्दी जो बिल्कुल कच्ची हालत में थी उसी वक्त ही वो फ्लश आउट हो गई। मगर हम वापस चलते हैं अपने ये हेचरियों वालों की तरफ। तो कहने का ये मकसद था, बात शुरू ये हुई थी कि उनको तो साजे माजे गामे जिससे भी मिलता है ना वो उठा लेते हैं। और मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, फैसलाबाद में सर एक हेचरी थी, उनसे मैंने चूजा मंगवाया, आपके साथ भी कभी हादसा हुआ होगा, 18 ग्राम का चूजा। गोल्डन मिश्री में 18-19 ग्राम का चूजा, मतलब कि 23-24 ग्राम का अंडा लगा था, जिसमें से 18-19 ग्राम का चूजा। तो वो 18-19 ग्राम का चूजा वो क्या करेगा? खैर इन शॉर्ट कि इन ब्रीडिंग जो है ना, ये हर हाल में नुकसानदेह है जो हम करने लगे होते हैं। अब होता ये है सर, इंटरनेशनल जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले सर वो प्योर लाइंस अपनी बनाते हैं। ऐसे बर्ड्स होते हैं जिन पे 60-60, 70-70 साल रिसर्च करके, जिनकी पिछली पुश्तों में कोई बीमारी नहीं होती और जिनके जीन्स को इम्प्रूव कर करके और बड़े ही प्रिजर्व मैटर्स में, जिस तरह हमारे समझें कि सर एटॉमिक बम होता है ना, इस तरह उन्होंने महफूज रखे होते हैं और दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में प्लेस किए होते हैं। वो रिसर्च बर्ड्स होते हैं। अगर हम कहें कि
लुमन या वाइट लेयर वाले हमसे जानवर के पैसे लेते हैं, तो सर वो जानवर के पैसे नहीं लेते, वो अपनी रिसर्च के पैसे लेते हैं। आज हम आईफोन खरीदते हैं, आईफोन को अगर हम मटेरियल वाइज देखें तो वो मेरा ख्याल है 10,000 का भी नहीं है, मगर हम 5 लाख का खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? उनकी रिसर्च और मेहनत खरीदते हैं। अब ये उनके बर्ड्स होते हैं जो 100% जेनेटिक वैल्यूज पे पूरे उतरते हैं। उनसे जो आगे वो बर्ड प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, GGP, जो उन्होंने सर डिफरेंट कंट्रीज में प्लेस किए होते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है। उनसे आगे जो बर्ड लेते हैं वो फिर होता है GP, जिसको हम ग्रैंड पेरेंट कहते हैं। अब पाकिस्तान में लेयर बेशक वाइट लेयर है या ब्राउन लेयर है, किसी का GP नहीं मौजूद, ब्रैलर के GP मौजूद है। उन GP से आगे जो बर्ड प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं पेरेंट स्टॉक या ब्रीडर। वो ब्रीडर जब आता है सर, उससे जो मल्टीप्लाई करके आगे बर्ड देते हैं उसको हम कहते हैं लेयर या ब्रैलर, गोश्त के लिए या अंडे के लिए। मगर जो गोल्डन मिस्री वाले होते हैं उन्होंने तो शायद ये टर्मिनोलॉजी भी ना सुनी होगी। उनका GP भी वही है, उनका कमर्शियल भी वही है, उनकी प्योर लाइन भी वही है और उनका ग्रैंड पेरेंट भी वही है। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये जो अच्छे बर्ड होते हैं जिस तरह वाइट लेयर है या ब्राउन लेयर है, ये इसलिए परफॉर्म करते हैं कि सर मेल लाइन और फीमेल लाइन के पीछे 16 बर्ड खड़े होते हैं। 16 बर्ड की जनरेशन का जो एक कह लें कि समर है, जूस है, वो आगे एक कमर्शियल बर्ड होता है। उसके बाद सर ब्रीडिंग स्कीम इसी तरह जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फैमिली A, B, C को वो मल्टीप्लाई करते हैं। फैमिली A की करैक्टरिस्टिक लेते हैं, B की लेते हैं, फिर B और C की लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हर फैमिली की जो खुसूसियात है वो इकट्ठी होके आपके पास आ रही होती हैं। हो सकता है फैमिली A की कैपेबिलिटी हो कि इसने फीड कम खानी है, फैमिली B की हो इसने अंडे का साइज इंक्रीज करना है, फैमिली C की हो इसने शेल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग देनी है। हर फैमिली से वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स लेते हैं और वो आगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो कमर्शियल तक फार्मर तक जब पहुंचती है तो वो हर खसूसियत को इकट्ठा करके लेके आती है जो उसके पीछे 16 और 16 जनरेशन खड़ी हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम आगे मतंजन पका देते हैं। अजी कहने हैं जी घ्यो भी पा दो, चीनी पा दो, शक्कर पा दो, गिरी भी पा दो, तो जे है मिट्टी जो भी पा दो। तो इस वजह से हम फ्लॉप चल रहे हैं। अब जिस तरह मैंने बात की तो हमारा सर जो बर्ड है लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक, ये जिस दिन पहले दिन आता है ना, कंपनी हमें तरल्ले से कहती है कि इसके सारे जेनेटिक टेस्ट करवाएं, साल्मोनेला टेस्ट करवाएं, हर चीज़ करवाएं। और ये सिर्फ हमने नहीं करवाने होते। सबसे पहले तो ये है कि सर ये जिस कंट्री में प्लेस होते हैं ना, जिस तरह हमें उन्होंने शिपमेंट दी थी स्पेन से, स्पेन के कानून इतने सख्त हैं कि साल्मोनेला है, माइक्रोप्लाज्मा है, बर्ड फ्लू है, कोई एक चीज़ आती है सारे का सारा फ्लाग मार देते हैं। अब जब उधर से जाता है तो उधर एक डिपार्टमेंट होता है जो बर्ड क्लियर होता है, उसको कहते हैं क्वारंटीन डिपार्टमेंट। जिस तरह हम भी कहते थे ना इसको कोरोना हो गया, इसको क्वारंटीन डिपार्टमेंट में ले जाओ, आइसोलेशन में ले जाओ। उधर बर्ड के टेस्ट होते हैं, बर्ड क्लियर हो तो बर्ड जहाज में लोड होता है। उसके बाद पाकिस्तान के भी कानून है, जब हमारे पास पोर्ट में आता है तो आते ही क्वारंटीन डिपार्टमेंट में आता है, वो उसके ब्लड सैंपल्स लेते हैं। मगर ये करते ये हैं कि ये टेस्ट आने से पहले बर्ड रिलीज़ कर देते हैं, उनके पास इंतज़ाम नहीं होता। मगर ये कि टेस्ट वो करते हैं और फिर हमारे पास बर्ड पहुंचता है जो 100% सेफ और प्योर होता है। हाँ, उसके आगे अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, कोई हमारी तरफ से आ जाए, तो वो एक अलग बात है। उसकी प्रिकॉशंस ये होती हैं कि लुमन कहता है फिर ये सारी वैक्सीनेशंस करें। अब मैं सर अगर मतलब बताऊं तो 7.2 मिलियन 72 लाख रुपए की उन्होंने 33 वैक्सीनेशंस करवाई हैं हमारे बर्ड को। और अगर किसी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनको नहीं जाना तो उन्होंने अपनी वेबसाइट से हमारा नाम हटा देना, फिर हम उनका बर्ड ही नहीं भेज सकते, वो ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। बर्ड सर जब हमारे पास आया उसमें डाटा लॉगर लगे हुए थे। वो डाटा लॉगर क्या थे कि बर्ड के साथ क्या क्या मामला हुआ रास्ते में, वो डाटा लॉगर हमने फॉर्म में लगाए हुए हैं और उसको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। वो हर वक्त अपने बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अगर मैं अपने बर्ड की करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं
तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि दुनिया में जो बेहतर ब्रीडिंग की मेथोडोलॉजी है वो क्रॉस ब्रीड है और आउट ब्रीड है। तो लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक वाइट लेयर से सर इसलिए सक्सेसफुल है कि एक तो ये आउट ब्रीड है और दूसरा ये क्रॉस ब्रीड भी है कि माँ बाप दोनों डिफरेंट हैं और है भी डिफरेंट फैमिलीज के हैं। एग प्रोडक्शन दुनिया में बेस्ट 3 अंडे देने वाले जो बर्ड हैं वो हैं। 17 वीक में ये अंडा शुरू करता है और 50% प्रोडक्शन 140 से 150 दिन में अचीव कर जाता है। उसके बाद 96% 97% तक प्रोडक्शन ये 22 में से 24वें हफ्ते अचीव करेगा। इसका स्टार्टर अंडे का वजन 42 से 45 ग्राम के दरमियान है, जो मार्केट में इजीली सेलेबल है। गोल्डन मिश्री का सर स्टार्टर अंडा कितने ग्राम का होता? 18 से भी 19 से भी। हम उसको कहते हैं गोलियां आ रही हैं, अभी यही कहते हैं उसमें जर्दी भी नहीं होती। उसके बाद ये है कि सर ये 100 हफ्ते तक अंडा देता है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, आप उसको अगर कुछ मोल्ड कर लें तो आप इसको तीसरे साल भी 150 हफ्ते तक भी चला सकते हैं, जिस तरह वाइट लेयर वाला चलाता है। शेल स्ट्रेंथ 45 प्लस न्यूटन। अभी आदिल साहब को हम कहेंगे सब फार्मर्स को बेटा एक एक वाइट अंडे हैं आपके पास, आप सब फार्मर्स को ना एक एक वाइट अंडा और एक एक ब्राउन अंडा जो है ना प्लेस कर दें। तो फार्मर्स मैं आपसे एक ना रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक बंदा अपने हाथ से ना करके देख ले तो समझ नहीं आती कि यह क्या चीज़ है। तो ये अंडे हम इस्तेमाल कर लेंगे, रिस्क ज़ाया नहीं होगा। आप सब ना, आपके पास मेरा ख्याल है तोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो अवेलेबल होगी, चम्मच वगैरह ये दे देते हैं, तो आप इसको तोड़ के देखें, अब खुद तजर्बा करें कि वाइट और इसमें क्या फ़र्क है। आप हाथ से तोड़ लेंगे? नहीं, नाश्ते वाले हम आपको अलग देंगे, ये तोड़ने के लिए बेटा नाश्ते वाले अलग होंगे आपके, वो भी हम लेके आए हैं। उसके बाद ये है कि सर ये वाइट अंडे से भी 2 से 3 ग्राम हैवी होता है और इसका शेल कलर भी आपके सामने आ जाता है। तो अभी हम फिर प्रैक्टिस करते हैं, सब फार्मर्स को हम कहेंगे कि एक एक वाइट अंडा और एक एक ब्राउन अंडा जो है ना ये तोड़ना है, और तोड़ के फिर आपसे हम पूछेंगे कि क्या फ़र्क देखा आपने। नहीं, इसको मोल्ड करना जरूरी है 100 हफ्ते से पहले या इसकी जरूरत नहीं है? 100 हफ्ते से पहले जरूरत नहीं है। 100 हफ्ते के बाद होता यह है कि सर असल में वाइट लेयर वाला फार्मर मोल्ड क्यों करता है? वो इसलिए सर मोल्ड करता है कि वाइट बर्ड का कलिंग रेट जो होता है मार्केट में, मैं आप सबसे एक पर्सनल दरखास्त करूंगा, इतनी दूर से आया हूं कि मेरी ख्वाहिश पे आपने अंडा जरूर तोड़ना। अगर किसी को कोई हिचकिचाहट है तो वो माफ़ी दे दें, हम ये यूज़ कर लेंगे। होता ये सर वाइट लेयर बर्ड जो होता है ना ये तैयार होता है 900 से 1000 रुपये में, मगर बिकता है 150 से 200 रुपये में। वाइट वाला ये हमने इधर से लिया सर, ये हमने इधर से लिया रहीम यार। छोटे अंडे की वैसे ताकत ज्यादा होती है बड़े से, मसला ही नहीं सर, फिर भी हमारा मैचलेस होगा। सर होता ये है जो वाइट लेयर वाला ना सर फार्मर, उसके पास हल नहीं होता, या तो वो 150 से 180 रुपये का बर्ड बेचे, या दूसरा तरीका अगर वो कहता है कि यार 6 माह भी लगने हैं और 1000 रुपया भी लगना है तो मैं इसको 2 माह में मोल्ड कर लेता हूँ। वो मोल्ड करके प्रोडक्शन लेता है, मगर जो मोल्ड बर्ड होता है 3-4 माह से ज़्यादा नहीं चलता और उसकी सेहत भी एक दफ़ा डाउन हो जाती है। ब्राउन में हमारी खसूसियत ये है कि जितने का हम बर्ड तैयार करते हैं 85 से 90% वैल्यू वो हमें पे कर जाता है। मतलब आज के दिन में अगर आप 1000 या 1050 रुपये में बर्ड तैयार करते हैं तो इतने का बिक भी जाना, तो वो ब्राउन वाला कहता है यार बेच के नया डालो। आप शुरू करें सजाद साहब। आप फार्मर, एक चीज़ मैं एक तजर्बा जो आपको करके दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है जिसको हम मेमोरीज ऑफ यॉर्क कहते हैं, कि यॉर्क की झिल्ली होती है। यॉर्क की झिल्ली जो है ना वो आपकी मुर्गी की सेहत और उसकी न्यूट्रिशन को प्रोसेस करने पे डिपेंड कर रही होती है। ये जैसे ये वाइट है, ये हमने देखा है ये इसकी यॉर्क उसी वक्त फट गई है। इसकी वजह ये है कि ये मुर्गी जो होती है ना इसमें इतना कह लेंगे, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक मम्मी डैडी बच्चा हो उसको देसी घी देंगे तो क्या होगा, जलाब लग जाएंगे, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन उसको प्रोसेस नहीं कर सकती। इस मुर्गी को वाइट को जब हाई न्यूट्रेंट या कोई देसी फीड या इस तरह के सर मकई देंगे जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये प्रोसेस नहीं कर सकती, और अक्सर हमने देखा है कि वाइट लेयर वो जो पतला सा पखाना और बुखार चढ़ जाता है क्योंकि वो हजम नहीं कर पाती।
फिर क्या होता है कि ये चूंकि केज में होती है, लो एनर्जी इसको फीड देते हैं, तो वो अंडा भी वो प्रोड्यूस करती है जो मजबूत नहीं होता। उसके अगेंस्ट अगर आप ये देखें कि ये जो हमारी ब्राउन लेयर है, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये जो है ना थिक है इसकी यॉक, उसका कलर है, ये कलर जो होता है अक्सर हमने मोहल्लों में सुना हुआ कि वो हमारी वालदा या दादी कहा करती थी कि जरा देसी अंडा होंदा वो केड़े कलर का होंदा है, ऑरेंज। ये ऑरेंज इसलिए सर होता है कि मुर्गी विटामिन ई, ए, डी, बीटा कैरोटीन इन सब चीज़ों को प्रोसेस करके अंडे में शामिल करती है। जैसे एक सेहतमंद औरत का बच्चा सेहतमंद होता और कमज़ोर औरत का कमज़ोर होता। जैसे सर मैं बात सुनाऊंगा, मैं छोटा होता था, मैं चूंकि देहात में पला हूँ, तो उधर हमारे एक बुजुर्ग होते थे, कहते थे यार अजकल दी जनानियां जिहड़ियां ने इन्हां कोल तो बच्चा नहीं जम्मिया जाता। साडे दौर दे विच जनानी पैली च जांदी हुंदी सी तो बच्चा पैदा करके नाल लैंदी थी, शाम नूं कपड़े धोंदी सी। तो अब बच्चा पैदा करना हो तो कितने दिन पहले हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 4-5 दिन पहले जाना पड़ता है, और महीना बाद नीचे पाँव नहीं रखना। तो ये इसी तरह के एक माशाल्लाह इसमें खुसूसियत ये है कि जिसको आप कहते हैं ना देसी अंडा, उस देसी अंडे के मुताबिक जो है ना ये प्रोसेस करती है, और इसके शेल की स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें भी बेहतरीन है। उसके बाद फार्मर अगर आगे मैं चलूँ तो फीड कंजम्पशन जो है 5.5 किलो सर ये फीड खाएगी लुमन ब्राउन और ब्लैक अंडा शुरू करने तक, मतलब 17 वीक तक 5.5 किलो खाएगी, 7.5 किलो 7 से 7.5 किलो खाएगी अपनी 50% प्रोडक्शन करने तक। हम ये कहते हैं कि जब 50% प्रोडक्शन हो गई है तो उसकी कास्ट और नफ़ा बराबर हो गया, 50% से ऊपर हमारा नफ़ा। उसके बाद ये तकरीबन 2 किलो से 2200 ग्राम फीड खा के आपको 1 किलो अंडे का वॉल्यूम देगी। और डेली की फीड, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि यार जानवर भारी होगा तो फीड भी ज़्यादा खाएगा, मगर होता यह है कि फीड जानवर सर तब ज़्यादा खाता है जब उसने अपना मैस जनरेट करना हो। जब बर्ड अपना 1900-2000 ग्राम मैस जनरेट कर लेता है, फिर उसने सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्शन में क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, अंडा। और अंडे में 82% क्या होता है, पानी होता। तो 95 से 105 ग्राम फीड लेके ये सर जो है ना प्रोडक्शन देती है। जितनी ज़्यादा फीड खाएगी उतने ज़्यादा अंडे देगी। जैसे अभी मेरे पास जो सेमी कंट्रोल शेड में चल रही है वो इस वक्त सर 87 ग्राम फीड खा रही है और 86-85% अंडा दे रही है। जैसे ही मौसम बेहतर होगा 90-95 पे जाएगी, वो अपने 90% प्रोडक्शन क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद इसका वजन 1.5 किलो पे सर ये अंडा शुरू करेगी और 2 साल तक ये 2200 ग्राम तक बर्ड होता। और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि जब भी बर्ड बेचना हो तो मार्केट में सिर्फ सर एक आवाज़ निकालते हैं, जो ब्रोकर्स हैं एक्स्ट्रा पैसे दे जाते हैं कि यार ये हमारे लिए रिटेन करना, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी होती है कि 1000-1200 बेच सकता है, मगर ख्वाहिश ये होती है कि ये भारी बर्ड हमें मिले। उसके बाद जिंदा रहने की रेशो है। जिंदा रहने की रेशो ये है कि रेडिंग 17 वीक तक ये 98 से 99% सर्वाइव करती है, और उनकी 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। उसके बाद जो लेइंग एज है, मतलब 95 से 96% तक ये 72 हफ्ते तक बची रहेगी। उसके बाद होता ये है कि सर 72 से 75 हफ्ते तक कुछ ऐसी मुर्गी होती है कि जिसका साइज छोटा होता है, अंडा बड़ा हो जाता है, तो प्रोलैप्स की वजह से 2-3% प्रोडक्शन जो है ना वो मोर्टेलिटी होती है, मगर 2 साल तक ये 90 से 92% आपके पास मुर्गी जिंदा रहेगी। उसके बाद एक जो बहुत मेन चीज़ है वो होती है सर इसकी नेचर। जो गोल्डन मिस्री होती है, अगर आप उसके पास बैठे हाथ पे फीड रखे तो वो खाएगी, वो डरती है, भाग जाती है। उसकी नेचर है अग्रेसिव। मेरे पास सर एक दफ़ा आ गया लुमन का फ्लॉग ही हमने लगवाया, उसमें सर एक गोल्डन मिस्री आ गया। आप यकीन जाने वो छत के ऊपर अंडा देता होता था, और जब मैंने गोल्डन मिस्री रखे होते थे छत के ऊपर मैंने तोड़े दिए होते थे कि ये जो पिलर्स हैं इसके ऊपर जाके अंडे ना दें। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि ऊपर अंडे दे देती हैं? गार्डनों पे देती हैं। उसके बाद ये है कि सर ये बड़ी फ्रेंडली नेचर है। फ्रेंडली नेचर होने का एक खूबसूरती ये होती है कि ये अपनी फीड का ज़या नहीं करती,
और बर्ड की सर एक फीड का बहुत बड़ा प्रोपोर्शनेट लगता है जब लॉस ऑफ कंडीशन होती है। गोल्डन मिस्री के फार्मर जो हैं वो कितने दिन बाद पर उठाते हैं फार्म से? क्यों फार्मर हफ्ते के बाद उठाने पड़ते हैं? 3 महीने के बाद। हाँ 3। गोल्डन मिस्री जो होती है ना सर, ये नेचुरली ब्रूड होता है, इसका लॉस ऑफ कंडीशन ये पर बहुत झाड़ता, पर जब झाड़ता है तो फीड खा के पर बनाने हैं उसने। जो लुमन है इसकी लॉस ऑफ कंडीशन बहुत कम है, ये पर नहीं झाड़ता, जिस वजह से इसके पर बनाने पे भी इसकी खुराक नहीं लगती। और ये काफ़ी कह लें कि काम और फ्रेंडली नेचर का। उसके बाद हम इसको अब सम अप करते हैं। जो है लुमन ब्राउन, ये सर क्रॉस ब्रीड है, 2 डिफरेंट नस्लों का जो है ना मजमुआ है। वाइट सेम नस्ल का मगर आउट ब्रीड है। और गोल्डन मिस्री कितनी नस्लों का मजमुआ है? मल्टीपल, बेशुमार है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों हाइब्रिड ब्रीड हैं। हाइब्रिड ब्रीड ये होते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि यार बकरे को ग्रो करवाना तो उसको क्या कर दे, खस्सी कर दो, होता है जी। जो सर बड़े बकरे होते हैं उसको खस्सी कर देते हैं कि उसकी जो जेनेटिक पावर है वो ज़ाया ना हो और वो ग्रो करे। आपके मोहल्लों में अक्सर होंगे जो जनाने होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं कि कमज़ोर होते हैं? वो भारे भारे होते हैं ना सर। तो वो जो जेनेटिक पावर होती है ना, उन्होंने इसकी इन दोनों की वो भी ख़त्म कर दी है ताकि वो प्रोडक्शन पे लगाएं। ये हाइब्रिड बर्ड है, नस्ल आगे नहीं चलाते। जबकि गोल्डन मिस्री ने नस्ल आगे चलानी है तो उसको तो बचपन से ही सर कमज़ोरी हो जाती है। मैंने देखा, तजर्बा किया कि गोल्डन मिस्री का मुर्गा पहले महीने के अंदर क्रॉसिंग शुरू या मारदार शुरू कर देता। क्यों जी? और किसी के साथ ये तजर्बा रहा? तो वो जब इन कामों में पड़ जाएगा तो छोटे बच्चे जब खराब होते हैं तो सर कमज़ोर रह जाते हैं। फिर उसको कहते हैं इसको जो है ना डॉक्टर के पास लेके जाओ, कीम नू वहाओ। अच्छा, ये फार्मर अगर सम अप करें तो लुमन 17 हफ्ते में अंडा शुरू करता है, वाइट लेयर 19 हफ्ते में करता है, और जिस तरह जफर साहब ने कहा कि 20 से 22 हफ्ते 18 हफ्ते लग जाते हैं गोल्डन मिस्री को शुरू करते। ये 50% प्रोडक्शन 140 दिन में करेगा, ये 150 में करेगा, और गोल्डन मिस्री 50% प्रोडक्शन शायद करेगा। इसी तरह गोल्डन मिस्री के अंडे का साइज क्या होता है सर? सर आप 40-45, मगर ये आपके सामने जो ये लुमन का अंडा, इसका वॉल्यूम क्या है? ये सर 64-62-63 ग्राम का। आपको मजे की बात बताता हूं कि हम गोल्डन इसका लुमन के अंडे का आदिल वाइट से कितना प्लस रेट लेते हैं? 2300 रुपया प्लस रेट लेते हैं। वो सर किस तरह पॉसिबल हुआ? इस तरह पॉसिबल हुआ कि शुरू में जब हमने अंडा इंट्रोड्यूस करवाया तो आपको पता है गोल्डन का रेट 1000-1200-1400 रुपये प्लस होता। अब जब मार्केट में हमने अंडा दिया तो हमें 1000 रुपया 900 रुपया प्लस मिलता था। मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अप्रैल मई शुरू हुआ, कोविड के दिन थे, स्कूलों को भी छुट्टियां थी, तो हमारा अंडा रुक गया। अंडा रुक गया तो हमने सर वाइट अंडे के रेट पे उठवाना शुरू कर दिया। अब वाइट अंडे के रेट पे जब उठवाया तो हम एक बंदे के पास गए, हमने उनको कहा यार वाइट लेयर का डिस्ट्रीब्यूटर था, क्या नाम था उसका? बिलाल। हमने कहा यार तुम वाइट के रेट पे हमारा अंडा उठा लो। उसने कहा यार हमारा तो अपना अंडा नहीं वाइट बिक रहा, तो आप इस तरह करें कि इसको जाके दे बर्गरों वालों को। अच्छा सर, मैं शुरू में तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार मेरा देसी अंडा इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ तो मैं बर्गरों वालों को दो। बड़ा दिल ख़राब हुआ कि मैं इतनी महंगी मुर्गी ये लेके आया हूँ तो कहता है बर्गरां दे दो। खैर करते ना क्या करते, मैंने आदिल साहब को कहा यार बर्गरां जाके मिलो। हम जाके बर्गरों वालों को मिले। बर्गर वाले का मैंने पूछा दुख गया। उसने कहा जी साडा दुख है, सानू अंडा देन कोई नहीं आता, जिदों गड्डी आनी उदों आनी है, साडे को गाहक हुंदा है, अंडा नहीं हुंदा। मैंने कहा यार तुम परेशानी ना लो, तुम्हारे पास अंडा बर वक्त पहुंच जाएगा। तो कहता ये देसी छोटा। मैं क्या नहीं, तुम वजन करके देख लो, 3-4 ग्राम हैवी। खैर उसने क्या किया सर, ऊपर अपना देसी वाला भी 4-5 ट्रे रख ली, विलायती वाली भी रख ली। अब हम उसको वाइट के रेट पे दे रहे। फिर रमज़ान था,
रात को निकले हुए फैमिली के साथ, तो हमारे उधर गुजरांवाला ना दाल चावल बड़े खाए जाते हैं। मतलब मजदूर लोग जो है ना गुजरते जो है ना दाल और चावल खाते हैं, ऊपर एक अंडा रखा खा ली। अब चूंकि हमारे अंडे नहीं थे बिक रहे, तो हमें तो हर जगह अंडा ही नजर आना था। और मुझे नजर आया, मैं आदिल साहब को फोटो खींच के भेजी, मैं कहा यार ये देखो ये दाल चावल की इतनी रेडी है, इनसे भी मिलो। उनके पास गए, उन्होंने कहा जी ठीक है यार दे दो, देखेंगे बिकता है कि नहीं। वाइट के रेट पे देना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि सर हम ना 2 हफ्ते बाद मैंने कहा आदिल साहब जाके चेक करें कि क्या हो रहा। जाके अंडा आपने बर्गर भी खाना है और जो है ना दाल चावल खाने हैं। आगे का किस्सा आदिल साहब सुनाएंगे जी। वो मैं कल तो गया बर्गर वाले के पास ना, तो उसने एक ट्रे लगाई हुई थी वाइट की, एक ब्राउन की लगाई हुई थी, मतलब देसी। इधर आ जाए, स्टेज पे आ जाए। तो मैंने कहा यार एक बर्गर लगा दो, तो उसने कहा यार आप कौन सा बर्गर लेना चाहोगे। मैं कहा यार आपके पास कौन कौन से हैं। तो उसने कहा यार देसी खाना है बर्गर या वलायती खाना है। मैंने कहा इसमें फ़र्क मतलब क्या फ़र्क है, रेट में फ़र्क है। वो कह रहा है ये आपको 40 रुपये महंगा है और ये 40 रुपये सस्ता। ये 40 रुपये महंगा मतलब है कि 20 रुपये पर अंडा महंगा है और 7,200 रुपया पेटी महंगी बेच रहा। और जो दाल चावल के पास गया, दाल चावल वाला भी इसी तरह ही कह लें कि वो उसने लगाया हुआ था स्टॉल, दाल चावल लगाए हुए थे। साथ एक ट्रे उन्हें वाइट की रखी हुई थी, एक ट्रे उसने ब्राउन जो देसी अंडा ना उसकी रखी हुई थी। उसके पास गया, उसने भी यही कहा कि यार आपने ये वाला अंडा खाना है या ये वाला देसी खाना है। मैंने कहा इसका क्या रेट है। वो कह रहा है इसका जो वलायती है ये 25 रुपये का और ये 35 रुपये का अंडा है। मतलब 10 रुपये महंगा हुआ तो पेटी कितने रुपये महंगी हुई सर? 36 सर देसी खाना सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपना ही खाना था ना। तो वो हुआ ये कि सर जब वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो हम अब ऑन एवरेज 2300 रुपया पेटी का ज्यादा लेते हैं। और अभी भी आते हुए चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड हमने ओवर रखी हुई है, लाहौर से एक वेंडर है, कराची के हैं, वो कह रहे हैं हमें भेजें। क्योंकि होता यह है कि सर मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, किसी से पूछूंगा आपको देसी अंडा और वलायती अवेलेबल हो बच्चों के लिए तो कौन सा लेंगे? देसी लेंगे। तो जब उसका कलर अच्छा हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो तो फिर तो डेफिनेटली वो देसी लेंगे। हमारे उधर है बशीर, क्या नाम उसका, बशीर कंबो है दाल चावल वाला, उसकी 10 से 12 पेटियां डेली वाइट अंडे की सेल होती थी। अब वो 2 पेटियां वो बेचता है, 10 से 11 पेटियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बेचता। तो उसको भी नफ़ा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। और सर बर्गर वाले के लिए 12 अंडे के पीछे उसने वॉल्यूम लेना है, उसने बना के डालना है। 12 चौक 48 ग्राम वॉल्यूम भी उसको ज़्यादा मिल रहा। तो उसके बाद ये कि सर फीड कंजप्शन पे अगर सम अप करें तो ओवरऑल अगर हम सर कास्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें जो लुमन का अंडा है आज की फीड के रेट के मुताबिक 13 रुपये 30 पैसे से 14 रुपये 50 पैसे तक पड़ेगा। अगर हम 80 से 90% प्रोडक्शन लगाएं, 80% प्रोडक्शन लगाएं तो तकरीबन 14.5-15 रुपये का अंडा पड़ेगा। और अगर अच्छी प्रोडक्शन लें, जो नॉर्मली जो है ना एक नया फार्मर भी 85-87% ले लेता है, तो वो 14 रुपये 13.5 रुपये का पड़ रहा होगा। उसके अगेंस्ट वाइट अंडा देखें तो वो थोड़ा सा कम है, 2-4 पैसे कम होता है क्योंकि उसकी फीड का वॉल्यूम कम होता है। वो 13 रुपये 29 पैसे से 14.5 रुपये है। और गोल्डन मिश्री पे अगर चले जाए तो मैंने इसकी प्रोडक्शन लगाई है 55% और फीड लगाई है 85 से 90 ग्राम, दूसरे की लगाई है 90 से 95 ग्राम। तो अगर 55% प्रोडक्शन लगाएं तो हमें 21 रुपये से 22.5 रुपये का अंडा पड़ता है। आप सब गोल्डन के फार्मर है, आप खुद एस्टिमेट कर सकते हैं। और ब्रेकेज भी है बीच में। उसके बाद बॉडी वेट की अगर बात करें तो एंड बर्ड 2.2 किलो का होगा जो ब्राउन है, और जो वाइट है वो 1.8 kg का होता है, और गोल्डन मिश्री 1500 ग्राम का होता है। उसकी 1200 ग्राम उससे भी माइनस होगा, उससे भी कम होता है, मगर फिर भी हमने एवरेज अगर ले लिया है। हाँ 1200 पे। तो फार्मर अगर आप कलिंग पे लेके जाएं, इस वक्त आज मार्केट का रेट 950 से 1050 रुपए तक है 2200-2100 ग्राम के बर्ड का।
वाइट का जो रेट है 200 से 250 रुपये है, 190 की भी आवाज़ आती है, 210 की भी आती है। और गोल्डन मिश्री 750 से 800 850 रुपये का बर्ड है। तो इसकी कलिंग प्राइस भी 200-250 रुपये गोल्डन से ज़्यादा। जिंदा रहने की रेशो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और लास्ट चीज़ ये है कि हमारे पास बेशुमार फार्मर्स हैं, जिस तरह सजाद साहब हैं, जफर साहब का भी 3 हफ्ते का हो गया। अगर आप बर्ड को पट्टी बना के बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्त है पट्टी का, अंडे के लिए इस वक्त बर्ड नहीं डाला जाता, क्योंकि नवंबर में अक्टूबर में जाके बर्ड 750 ग्राम का 800 ग्राम का बिकता। तो ये बर्ड 2 किलो फीड खा के 750 ग्राम वजन देगा। अब गोल्डन का मुझे नहीं पता कितना खाता। ये बर्ड 3 किलो 100 ग्राम फीड खा के 1 किलो वजन देगा। और इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कि जो फार्मर्स 5-10 ग्राम प्लस माइनस पे 750-800 ग्राम वजन उन्होंने लिया। अब मैं इस पे अपनी तरफ से तो कंक्लूड करूंगा, एंड पे हम सवाल जवाब लेंगे। अभी सबसे पहले मैं जो है ना इजाज़त मांगूंगा सजाद साहब से। आपके एरिया के फार्मर हैं, वेरी फर्स्ट टाइम फार्मर हैं। सजाद साहब अपना तजर्बा बयान करेंगे, कितना अरसा हो गया है। इनको हम कहते हैं कि थोड़ी सी लबकुशाई कर दें। और एट दी एंड जफर साहब के पास भी माशाल्लाह सर 4था हफ्ता चल रहा, तो वो कम सम अप करेंगे। उसके बाद हम सवाल जवाब है, सवाल जवाब के बाद फिर आपको पता खाना, खाने पे कोई खुश नहीं हुआ। तो सजाद भाई, आप अगर आके कोई अपना तजर्बा बयान कर सकें हमारे फार्मर्स के साथ। माइक दे दे सजाद साहब। मैं तो असल में गुजरांवाला से जज्बाती आया हूँ, तो बगैर माइक के चल लिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नबील सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मेरा ये पहला बिज़नेस है, मैं इससे पहले कुछ नहीं करता रहा, क्योंकि मेरे स्टडी लाइफ में रह गया हूँ। MBA किया हूँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। सोचते सोचते काफ़ी दिनों से मैं सर की वीडियोस देख रहा था। तो इतने में मैं यही सोच के चला गया कि चलो विज़िट कर लेता हूँ, कुछ आइडिया हो जाएगा। यकीन करें, मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मेरा ये आइडिया, मैं ये नहीं सोच के गया था कि मैं इनसे बर्ड ले के आऊँगा। तो जब सर के पास पहुँचा तो इन्होंने मुझे सर को ये इन्फॉर्म किया सब बर्ड्स के बारे में। तो उसके बाद मैंने उसी वक्त बुकिंग कर ली थी सर से कि 1000 चूज़े की। तो तब उन्होंने मेरे ख्याल में 2 मंथ का टाइम दिया था आपने। 2 माह आगे की बुकिंग मिली थी हाँ, इनको। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर 27 को मेरे पास चूज़ा जो है वो इन्होंने डिलीवर किया। उसके बाद मैं, क्योंकि फर्स्ट फार्मर था, मुझे पिछला कोई तजर्बा नहीं था इसका कि बर्ड को किस तरह पाला जाता है, क्या है क्या नहीं। तो वो क्रेडिट भी सर को जाता है और इनकी टीम को जाता है। बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक मुझे जो भी मुश्किल आई है मैंने इनसे पूछा है, तो ये अभी तक मुझे गाइड करते रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये बात कि अक्सर मैंने फार्मर से सुना था कि इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं फर्स्ट फार्मर था, मुझे नहीं आइडिया था। और 1008 चूज़ा मिला था मुझे, उसमें से आज तक जो हुई है 18 बर्ड की टोटल मोर्टेलिटी हुई है मेरे पास। और एवरेज वेट मैंने आज चेक किया है, कोई तकरीबन कोई 850 से 900 ग्राम तक मेरा चूज़ा हो गया। और आज मेरे 11 वीक कंप्लीट हुए हैं। वेल डन जी। और ये वेट कुछ और भी बढ़ना था। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मेरा कंट्रोल शेड नहीं है, एक ओपन शेड है, और उसमें मैंने कूलर लगाए हुए, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। तो अभी तक जो है मेरा एक्सपीरियंस यही है, बस इतना सही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ख्वाहिश करूँगा कि जो सजाद साहब हैं वेरी न्यू फार्मर हैं, आप सब माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, बहुत शुक्रिया सजाद भैया बैठे, उन्होंने मेहनत करके पाला है। और अगर 1000 में से 18 मरे हैं इनके 11 हफ्ते में, तो मैं इसकी मोर्टेलिटी को अगर काउंट करूँ 18, सर आपको 1008 आए थे, 8 आए थे, तो 1.78%, लेस देन 2%, वेरी फ्रेश फार्मर। सबसे पहले मैं इससे पहले मुर्गी तो नहीं कभी डाली,
तो ये माशाल्लाह इनका तजर्बा था, तो जब आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जैसे ये कह रहे हैं कि 900 ग्राम है 11वें हफ्ते में, 11वें हफ्ते में वैसे 1050 ग्राम से ऊपर होना चाहिए था, मगर चूँकि उनका ओपन शेड है, फीड भी कम खा रहे हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इनका ये है कि जफर भाई इनके अंडे बेचने का बाकी मामला मैं समझता हूँ कि अब आप माशाल्लाह हाथ पकड़ लें इनका, तो इंशाल्लाह ये मार्केट बनाए तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो आप सब फार्मर, इस मेरे नए फार्मर भाई के लिए दुआ ज़रूर करनी है और हेल्प करनी है आपने जी। तो अभी हम जफ़र साहब जिन्होंने माशाल्लाह इतनी एफर्ट की, कह लें कि आज का ये जो गुलदस्ता सजाया उसके एक मेन पिलर है, और माशाल्लाह इनकी मोहब्बत का मेरे तक खींच के लाई है, तो हम उनको कहेंगे कि कुछ आके वो अपना तजर्बा बयान करें और वो आपसे जो मुखातब करना चाहें। जी जफ़र साहब को प्लीज़ वेलकम, क्लैपिंग होनी चाहिए जफ़र साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करदा कि जिन्होंने भी मैं इनवाइट किया सीगा वो जरूर आया। उस तो बाद मैं नवीद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने सानू वक्त दिता कि मेरे सारे दोस्तों को वो अच्छी चीज़ मिल जाए जी मेरे तक पहुँची आ, और मैं बहुत खुश होया इस गल तो कि मैंने एक अच्छी ब्रीड मिल गई। मैं तकरीबन मेरे दोस्त बैठे आ भाई रजवान साहब, इस 12वें महीने मैं ना डिस्कस कर रहा कि मैं ना एक काम को वाइंड अप कर देवां, ख़त्म कर देवां। मतलब मैं इन्ना डिसाइड हो चुका सी कि बार बार इतने मसाइल आ रहे थे कि जिहदी इंतहा नहीं, एक मसला खत्म होया दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होया तीसरा शुरू, बार बार वही मसला आ रहा है कि मुस्तकिल दवाइयां लगदियां रही सी, और मोर्टैलिटी जी आ वो तकरीबन 10,000 का जानवर पाया तो 1500 तो 2000 जानवर तकरीबन ना मर जाता सी। तो हर वक्त साढ़े ना वो पार्टीशन बनिया होंदियां सी, किते कोई इलाज हो रहा, किते कोई हो रहा, किते कोई हो रहा, किते कोई हो रहा। रात के 10-10 12-12 बजे तक किसी को टीका लग रहा, किसी को दवाई पिलाई जा रही है, किसी को कुछ हो रहा, मतलब सारा बड़ा टफ काम सी। इस दे बावजूद भी जो रिजल्ट करना हो -0 नुकसान होना, तो मैं बहुत मतलब आखिरी मराहल दे विच इन्होंने मैनू हौसला दिता। मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने हर लिहाज ना मैनू ज़हनी तौर पर भी तैयार किया कि तू एक काम छड़ना, अल्लाह को बेहतर राह कढ़ूगा। और दूसरे दोस्त भी से मेरे बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्त है भाई जुल्फकार साहब, उन्होंने भी मेरी हर लिहाज में मदद की और मैनू अपने इस शोबे के उत्ते खड़ा रहने से उन्होंने मेरे नाल तावन किया। और अल्लाह पाक की तरफों ये मदद सी कि मैं वो नैट देख रहा सी तो नवील साहब का वो बार वो आ रहा सी ऊपर। मैं फिर लोम बरोम तो इतने सर्च करके देखा भी ये की बर्ड आ, की इहदा हिसाब किताब आ, किदां इहदी प्रोडक्शन आ, किदां इहदे की खूबियां हैगियां। फिर इहदी खूबियां नूं पहलों तो मैं देखा सिर्फ ज़बानी, फिर मैं इन्होंने को बर्ड लैन की इरादा किया और मैं इन्होंने को बर्ड खरीदिया। बर्ड खरीद के मैं जो ये ले आया अपने कोल, तो फिर उस तो बाद मैं कोल बैठ के ना बर्ड में जिदा बहुत मुहब्बत ना देखी दा, मैं बिल्कुल एनालिसिस किया कि खूबियां की है, ये खसूसियात की है। बर्ड 2 दिन तो बाद मतलब हर मैनू जी खूबी मैं चाह रहा सी ना वो अंदर मैनू नज़र आ रही सी कि सब तो बड़ी गल है कि यह शरारती किस्म का बर्ड नहीं है, बल्कि इवें जिवें सुलझा होया होवे, इंसान की तबीयत के मुआफक, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो वो कोई ऊपर चढ़ी जाते हैं, कोई इधर खराबी पैदा करी जाते हैं, कोई उधरों करी जाते हैं, मतलब वो सानू गोल्डन भी सी परेशान रखता सी। फिर दूसरा है कि चूंझा मार दूसरे इन्होंने तकरीबन 500-700 हज़ार इन्होंने मार ही देना, जो मर्जी कर लो, सारा दिन ना काम मुकना, बुखार चढ़ने वाला हो जाना, शाम तक पकड़ के इन्होंने चूंझा कट्टियां फिर भी शुरू। मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा। फिर सब तो ज़्यादा जो बड़ा मसला सी कि जो भी चूजा असीं पाउंदे सी ना 2 दिन बाद ही उन्होंने बुखार होंदा सी, और वह बुखार मैनू नहीं पता किहड़ी शय नाल ठीक होंदा सी, लेकिन दुनिया की हर दवाई जिहड़ी भी मुयसर आउंदी सी, दोस्तों नाल मशवरा करना, डॉक्टरों नाल मशवरा करना, और पाई जानी कोई ना कोई पाईदे पाउंदे रोंदे धोंदे बस उन्होंने औखे सौखे होकर उन्होंने पालना। तो यह जोड़ा मतलब है कि इन्होंने सब तो ज़्यादा फिर ये नहीं हो रहा पता लग रहा कि इन्होंने हैगा की है। असल च उन्होंने सीगा टाईफाइड सालमोनीला के उत्ते भी रिसर्च की तो पता लगा कि पाकिस्तान तो कोई बर्ड ही ऐसा नहीं है जिन्होंने सालमोनीला ना हो, और इसी वास्ते साडा गोश्त जोड़ा वो बाहर मुल्कों नहीं जाता। हालांकि पाकिस्तान एक प्रोडक्टिव मुल्क है, इतने हर चीज़ बहुत वाफर मिकदार पैदा हो सकती है, इसके बावजूद भी असी बहुत पिछे हाँ कि जो भी असी अपना गोश्त बाहर मुल्कों बेचना चाहते वो साडा टेस्ट करते हैं, वो कहते सालमोनीला, चलो जी प्लासा फारग तुम जाओ घर, अगले साल फिर आना। असी इसी ना असी अपने बर्ड को किल कर सकते हैं, ना असी गौरमेंट लैवल पर इस काबल हाँ
कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਲੋਰੋਫੈਨਿਕਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ 3 ਦਫਾ, हर हफ्ते 2 दफ़ा, 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन, फिर क्लोरोफिकल नाल काम नहीं सैट आ रहा, फिर नाल ऑक्सी पाई, ऑक्सी नाल नहीं सैट आ रहा, नाल न्यूमाइसिन पाई, उन्होंने सैट आ रहा। हुण जी फ्लोरोफेनिकल भी पाओ, न्यूमाइसिन भी पाओ, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन भी पाओ, एंडोक्लिस्ट्रीन भी पाओ। लो जी 4-5 दवाइयां इकट्ठियां हो गई। एक दिन का जो बिल बनाना पता लगा जी 20,000 की 22,000 की दवाई आ गई। हाँ जी, जो वह हिसाब करना पता लगना जी 1.5 लाख की फलाक से दवाई लग गई। मतलब दवाई के नाल ही सी काम, सिर्फ बचा बल्ड अगर खड़ा होगा सिर्फ दवाई के सिर पर, उवें उहदे अंदर पोटेंशियल ही कोई नहीं। फिर मैं ये जो बल्ड खरीदया, ये खरीदण तो बाद यकीन करो मेरा इन्ना दिल मुतमिन होया, इवें जिवें मेरा काम खत्म हो गया। क्योंकि बल्ड मेरा बहुत, मैं तुहानूं खुशी ना दस सकदा कि मेरे ऐसे दिली जज्बात ऐसे है कि मैं तुहानूं मतलब इन्ना खुश हाँ कि पिछले 3 हफ्ते मेरा सिर्फ एक बल्ड निकलिया। 3 हफ्ते गुजर गए और एक बल्ड। हाँ जी, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम आ। मतलब मेरा बल्ड बहुत अच्छा जा रहा, वह वजन बहुत अच्छा जा रहा, जो इनका स्टैंडर्ड वेट आ माशाल्लाह मेरा वजन वो बिल्कुल बराबर जा रहा। तो हालांकि साढ़े को सहूलियात नहीं है, बिल्कुल जिदा थोड़े को फार्म उदा दे मेरे को फार्म ओपन ही आ, और हर जगह के उपर उन्होंने मसला है कि वह मतलब है कि असी नहीं कर सकते उन्होंने हल कोई भी। गर्मी का कूलर वगैरह तो लाया, कोशिश की अपने तौर पर, हर मतलब स्प्रे वाली मशीन स्प्रे भी मारते हर घंटे च उन्होंने नमी को बरकरार रखने वास्ते। लेकिन फिर भी इस कोशिश के नाल इन्नी मतलब बल्ड की इन्नी अच्छी मतलब प्रोग्रेस है उसकी, तो वह वेट गेन भी बहुत अच्छा वा, मोर्टैलिटी भी बहुत कम आ, तो चूजे की खसूसियात बहुत अच्छियाँ वा। इस बुनियाद के उत्ते फिर मैं 2100 बल्ड 2200 पहले मंगाया सी, अज भी मेरा 6714 फिर आया। और मैं अपने इन्हां नाल गल की, मैं कहा यार अगर तुसी कोई तरह का सैशन करो, कोई इत्थे सारे मेरे दोस्तों को इस गल का पता लग जाए। सारे लोग इस काम कर करके थक गए, सारे लोग इस काम कर करके नुकसान खा के अपने घर बैठ के और काम को वाइंड अप करने मजबूर हो गए। हाँ जी, डीलर हजरात ना भी इवें होया, दूसरे लोगों ने भी इवें होया। जो फार्मर बैठ गया किसी को बिठाने की जरूरत नहीं पैंदी, सारे खुद ब खुद बैठ जाते हैं। मतलब कारोबार तकरीबन जीरो हो गया, सारे लोग अपने अपने जगह पर फुल नुकसान करके चले गए। और एक दोस्त था मेरा, अज तो वो नहीं आया, मैं हालांकि खसूसी तौर पर उन्होंने इन्वाइट किया सी कि मेरी अपनी जिंदगी की बहुत ज़्यादा जी प्रोडक्शन सी ना वो 86% सी कि मैं गोल्डन मिस्त्री को भी 86% प्रोडक्शन ली। लेकिन वो मेरा दोस्त सी, उन्हें बहुत मेहनत की, वो 93% तक गया। इतने एक मेरा दोस्त होर बैठा, वो 93-94% तक वो भी गया, उन्होंने भी बड़ी काबिज सी। लेकिन अगर इन्होंने को बेहतर पोटेंशियल वाला बर्ड मिल जाता तो इस तो भी ज़्यादा कामयाब ये हो जाते। लेकिन एक दो के कामयाब होना की बनना, जो कामयाब तो होए लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन मिली 2 तो 3 महीने, 2 तो 3 महीने तो बाद ऐसा उन्होंने बर्ड मतलब प्रोडक्शन डाउन की, उस तो बाद वो आप ही ना कर सकिया। मतलब मुनाफा किसी सूरत उन्होंने हथ ना आया, टोटल नुकसान उन्होंने हथ च आया। तो ये क्योंकि पोटेंशियल मौजूद सीगा कि बर्ड देर तक एक प्रोडक्शन दे सकता। इस वास्ते मैं ख्वाहिश आ कि सारे दोस्त अगर एक काम करना चाह रहे हैं, पोल्ट्री को दिल बर्दाश्त ना हो, जो एक नवी चीज़ आ गई है वो अंदर पोटेंशियल मौजूद आ, तो तुसानू यह काम करना चाहिए। यह बर्ड के उपर अपने आप को अपना कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि ये अंदर जी हूँ जिन्नी देर तक मैं नबील साहब ने भी अगे अर्ज की कि जिन्नी देर तक तुम ये मेल को खत्म नहीं रखोगे, लोगों को मेल नहीं आऊगा, ये ब्रीड अपनी सही हालत बरकरार रखनी होगी। अगर तुम अपना मेल बेचने की कोशिश की नर तो यह थोड़ी ब्रीड बरकरार नहीं रख सकोगे अपना पोटेंशियल, फिर तुसी तो असी तो फलाप होना ही होना, तुसी भी फलाप हो जाना। इदां जिदा पाकिस्तान हर कारोबार फलाप होंदा। तो ये अज तुहाडे कोल चाबियां तुहाडे कोल अपनी कामयाबी दियां, साडी दी कामयाबी दी चाबियां तुहाडे कोल आ, तुहाडियां भी कामयाबी दी चाबियां तुहाडे कोल आ। ये 2 चीज़ों को अगर तुसी मेनटेन रखोगे इंशाअल्लाह ताला असी भी मुश्किल रोज़गार करते रहांगे, और तुसी साडे लई नवें अच्छी ब्रीड जिहड़ियां वो साडे वास्ते तुसी बाहरों लैके आउंदे रहोगे और अपने फार्मरां नूं दिंदे रहोगे। ठीक है जी, शुक्रिया। मैं तुहानूं ये अपने दी चाह रहा सी कि जो लोग प्राइवेट भी काम करना चाह रहे हैं, अपने घर च मुर्गियां रखना चाह रहे हैं, उन्होंने भी कम से कम मुर्गियां ये तो होवे कि उन्हें मुर्गियां 10 रखियां, वो अंडे तो खुश होकर खाण। ये तो नहीं आई अंडे नहीं दिते, मुर्गियां 10 रखियां, अंडे 2 एक कदे कोई भी नहीं। हाँ जी, उन्होंने भी उन्होंने कोई बेनीफिट नहीं मिलता। जो थोड़े जे पैसे इकट्ठे करके आता तो मुर्गियां लैके जाता, वो मुर्गियां अंडे नहीं देंदियां।
हाँ जी, जो आने नहीं दिंदियां वो असी तो कोशिश करते रहे हैं, हमेशा मेरी कोशिश रही है जिन्ने भी लोग मेरे नाल काम करते रहे कि मैं उन्होंने अच्छे तो अच्छा बर्ड उन्होंने देना, माड़ा आप रखना, वो फिर आप कोशिश करते रहना शायद यदा फायदा हो जाए या बच जाए या मतलब सही रह जाए, ये लोग कामयाब हो जान। मेरी काविश कुछ काम नहीं आ सकी क्योंकि बर्ड के अंदर प्रोडक्शन वो अंदर पोटेंशियल मौजूद ही नहीं सी, जो तो वो अंदर ही है नहीं सी, मैं की कर सकता सी, मैं कुछ नहीं कर सकिया। हालांकि मैं हर किसी के नाल मुखलस सी, मुखलसली के नाल मैं हर किसी को बर्ड देता, लव के देता। एक बर्ड भी मेरे हाथ में अगर सही नहीं लग्या मैं उन्होंने वापस किया, उन्होंने मैं अच्छा बर्ड देता। इसके बावजूद भी मेरा फार्मर मेरा गाहक वो कामयाब ना हो सकिया, लेकिन ये अल्लाह पाक की तरफों अल्लाह पाक ने एक राह कढ़ी है सारे दे वास्ते, मेरे वास्ते भी थोड़े वास्ते भी। तुसी जल्द अज जल्द ये अपने आप में अगर कन्वर्ट कर लोगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी असी ये फार्मिंग कामयाब हो जाएंगे उसी जज्बे नाल जिसका अज तो 10-15 साल पहले से। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सफर करके लिए कामयाब होनी चाहिए जी, इनकी मोहब्बत चाहत हमें खींच के इधर तक लाई है। और यकीन जाने कि ये जब बात करते थे ना आप लोगों की, आदिल साहब मेरे से डिस्कस करते थे, वो कहते थे कि हमने जिस दिन जफ़र साहब का अगला बर्ड लेके जाना है सर हमने ज़रूर जाना। और ये असल में फार्मर पैसे जो है ना, जिस तरह आपने देखा है सजाद साहब है, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त भी जो फार्मर बुकिंग करवा रहे हैं 1 माह 1.5 माह आगे की हम उनको बुकिंग दे रहे हैं। क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग का बंदा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आपकी डिमांड तब होती है कि जब आपकी सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, लोग आपके पीछे हो। जैसे देखें सजाद साहब को 2 माह की बुकिंग मिली थी, मगर आपके पास आने का मकसद ये था कि आज तक हमारे फार्मर को अक्ल की नॉलेज की बात ही किसी ने नहीं बताई। मैं जब फील्ड में आया हूँ यकीन जाने कि मेरा काम नहीं था पोल्ट्री का, ये एज अ साइड बिजनेस शुरू किया था। जिस बंदे के पास जाते थे ना सर, उस बंदे ने हमारे साथ धोखा किया। गलत बात बताना तो वो नेकी समझते हैं। एक गल करनी बहुत जरूरी सी, मुझे याद भुल गया कि मैं जिदा पहले बर्ड लेता सी ते हर किस्म की दवाई पहले मंगा के रखता सी कि ऐसे आदमी की जरूरत है, ऐसे आदमी की जरूरत है, ऐसा ऐस बर्ड जो मैंने पाया पहली दफा इतना कि मेरी बोतलों में बात नहीं माशाल्लाह मैं इस्तेमाल की जरूरत ही बेची। हाँ चल, तो ये जफर साहब की चाहत थी जो हमें खैर के इधर लाई। और अब ये कि माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने पोल्ट्री की कुछ बातें सीखी हैं इससे कुछ हम आपको नॉलेज दे पाए हैं। क्यों जी, कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ नॉलेज। तो अभी हम चूँकि होता ये है कि जब भी हम किसी क्लास में जाते हैं उसके पास क्लास में पास होने का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। क्यों जी, तो अभी आदिल साहब ने एक अरेंज किया हुआ है कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन आपने अटेंड किया उसकी सर्टिफिकेट है और एक छोटा सा तोहफा था। तो सबसे पहले मैं जफ़र साहब को ये दावत दूंगा कि वो आए और अपने मुबारक हाथों से आप में ये डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद सजाद साहब को हम इनवाइट करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम जफ़र साहब। क्लैपिंग होनी चाहिए जफ़र साहब के लिए। आप 1 बाय 1 करके इधर से गो थ्रू करवा। ज़फ़र भाई आपका बहुत शुक्रिया टाइम का, अभी आप तशरीफ़ रखें। अभी हम इनवाइट करेंगे वन ऑफ ओवर मैन ऑफ द मैच सजाद साहब, जिन्होंने बिल्कुल तजर्बे के बगैर जो है धूप डाली हुई है। तो प्लीज़ वेलकम सजाद साहब जी। अभी जो है ना रह तो नहीं गया जी, सबके लिए था ये आप सब सर 1 मिनट आपका चाहिए। और सर आप सबको तो मिल गया। तो जफ़र साहब ने जब पूछा कोई रह तो नहीं गया,
तो वो अक्सर हमारे शादियों में जो पूछ रहा होता ना, जो बंदा कह रहा होता इनू भी रोटी दवो, इनू भी दवो, इनू भी दवो, तो असल में उसकी अपना भी हक बनता है यार। तो अभी हमारे कुछ ये तोहफे हैं, ये ज़फ़र साहब के पास हम छोड़ के जाएंगे और सजाद साहब के साथ हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम हर साल आपके पास आते रहेंगे और जिस तरह आप दोनों की सक्सेस को हमने एंजॉय किया, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी सब देखने वाले फार्मर्स का भी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। और अगर आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को, हमारी टीम को, सब फार्मर्स को लियाकत उर रहीम यार खान से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।